Assalamualaikum students. Today we will start second unit of the syllabus. This unit is about the determinants of national income. कौमी आमदनी के मुय्यनात. In fact, there are the three basic determinants of national income. These are consumption function, saving function and investment function. वह कौमी आमदनी के मुय्यनात में तीन अहम मुय्यनात तफाउल सर्फ, तफाउल बचत और तफाउल सरमायाकारी है. So today we will start the first function. It is the consumption function, and we will study the components and the concepts of consumption function and the schedule and graph relating to the consumption function. In the same way, the last topic is Keynesian psychological law of consumption. आज के जो हमारे लेक्चर के टॉपिक्स हैं उनमें तफाउल सर्फ के अज्जा और तस्वुरात, डायग्राम और स्केड्यूल और इसके अलावा केन्स का नफ्सियाती कानून सर्फ, ये सब शामिल हैं. कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेन वेरिएबल्स, कंजम्पशन एंड द इनकम, सर्फ और आमदनी. हियर C represents the consumption while Y represents the income. क्योंकि प्रोफेसर जेम्स केन्स के नज़दीक एक फर्द हो या कि पूरी की पूरी मईशत के अफराद हों, इन तमाम के सर्फी खराजात का इन्हिसार इनकी आमदनियों पर होता है. चुनाचे सर्फ और आमदनी के दरमियान पाए जाने वाला ये रिश्ता मिलाने सर्फ या तफाउल सर्फ कहलाता है. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तकसीरी तफाउल, which means that the direction of the change of the both variable is the same. दोनों वेरिएबल्स की तब्दीली की सिमत सेम है. अगर आमदनी ज्यादा हो जाए तो लोगों की खर्च करने की जो सलाहियत है, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन का जो मेयार है वो बढ़ जाता है. और कम होती हुई आमदनियां जो है वो सर्फ के मयार को भी जो है वो कम कर देती हैं, क्योंकि लोगों की जो है वो परचेसिंग पावर जो है वो पहले की निस्बत कम हो जाती है. C इज द फंक्शन ऑफ Y जो है वो एक तफाउली सूरत है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की. इसी रिलेशनशिप को जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है C इज इक्वल टू C0 प्लस CY. यहाँ कंजम्पशन की इक्वेशन के दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, C0 प्लस CY. C0 दर हकीकत में जो है उन तमाम तर डिटर्मिनेंट्स की नुमाइंदगी करता है जिनको हमने यहाँ शामिल नहीं किया, लेकिन वो कंजम्पशन को मुतासिर कर सकते हैं. क्योंकि हमारी कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ आमदनी से मुतासिर नहीं होती, बल्कि कंजम्पशन के और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया. चुनाचे C0 दर हकीकत में तमाम फैक्टर्स की नुमाइंदगी करता है. इसके अलावा ये इस चीज की इसको जो है वो हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं. जबकि दूसरा जो इसका कंपोनेंट है CY, ये दर हकीकत में शो करता है कि आमदनी के बदलने से कंजम्पशन कितनी बदलेगी. चुनांचे कंजम्पशन की इस ओकेशन के जो है वो दो मेन कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन C0, ये दर हकीकत में खुद इख्तियार सर्फ या ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो करता है. C0 हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा. ये कभी भी जो है वो जाहिर 0 नहीं हो सकता, कभी भी जो है वो 1 से लेस नहीं हो सकता. C0 जो है दर हकीकत में जो है ये शो करता है कि अगर एक फर्द की आमदनी 0 हो जाए तो उसकी कंजम्पशन क्या 0 हो जाएगी? नहीं, कभी भी एक फर्द या एक कौम की कंजम्पशन जो है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हर फर्द जो है वो सरवाइव करना चाहता है, वो अपनी बका चाहता है, इसलिए जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी ज़रूरत जिंदगी पर जरूर खर्च करता है, खा उसके पास आमदनी का कोई भी सिलसिला ना हो. चाहे ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं जब आमदनी 0 हो गई है तो उसका खर्च 0 नहीं है, बल्कि खर्च किसके बराबर है? खर्च C0 के बराबर है. सवाल पैदा होता है कि उसमें उसकी आमदनी 0 है तो वो ये अखराजात कहाँ से कर रहा है? तो उसका मतलब है यकीनन वो डिस सेविंग कर रहा है, यानी कि अपनी पुरानी बचतों को इस्तेमाल कर रहा है या कि लोन ले रहा है.
बहरहाल आमदनी के जीरो हो जाने पर उसका खर्च जीरो नहीं है। ऐसा सर्फ जो आमदनी से मुतासिर ही ना हो, जो आमदनी से किसी भी किस्म का कोई असर ना लेता हो, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन या खुद इख्तियार सर्फ कहलाता है। ये अज खुद बदलता है और आमदनी से मुतासिर नहीं होता। जबकि दूसरा कंपोनेंट है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, तरगीब याफ्ता सर्फ। ऐसी कंजम्पशन जो आमदनी से इंड्यूसमेंट लेती है, ऐसा सर्फ जो आमदनी से तरगीब पाता है। आमदनी के ज्यादा हो जाने पर कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है और आमदनी के कम हो जाने पर कंजम्पशन कम हो जाती है। तरगीब याफ्ता सर्फ जो है वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में CY से जो है वो शो हो रहा है। CY में Y जो है वो इनकम है और C जो है वो यहाँ स्मॉल c, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी मुख्तती मेलाने सर्फ को जो है वो जाहिर कर रहा है। आमदनी के बदलने से कंजम्पशन कितनी बदलेगी, इसका इन्हिसार जो है वो MPC यानी मुख्तती मेलाने सर्फ पर होता है, जो इस स्मॉल c से जो है वो शो हो रहा है। स्मॉल c जो है ये दर हकीकत में जो है वो हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से जो है वो कम होता है। वन से कम होने की इसके पीछे जो है वो बेसिक वजह यह है क्योंकि जितनी एक फर्द की आमदनी बढ़ती है उसका खर्च उतना नहीं बढ़ता। वो बढ़ती हुई आमदनी की निस्बत अपना खर्च बढ़ाता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ाता। Here are two important concepts of consumption function. These are average propensity to consume, Os Meilani surf, which is represented by APC, and marginal propensity to consume, Muqtati Meilani surf, represented by MPC. So the first one is the average propensity to consume, Os Meilani surf. Average propensity to consume is the ratio of consumption to income. सर्फी खराजात और आमदनी में जो तनासुब पाया जाता है उसे ही मेलानी सर्फ कहते हैं। अगर हम सर्फ को आमदनी पर तकसीम कर दें तो औस मेलानी सर्फ हासिल होता है। APC का फार्मूला है C/Y, सर्फ बटा आमदनी। C बराबर है C0 प्लस CY। अगर इसको हम डिवाइड करें इनकम लेवल पर, देन वी विल गेट C0 डिवाइडेड बाय Y प्लस C। Here we take an example. C is equal to 40 plus 0.65. Here 40 represents the autonomous investment, which shows if the income level is 0, then what will be the consumption level? It will be equal to 40. While the 0.6 shows the MPC, it shows how will the consumption will change if there is a change in income. It is equal to 60% as the 0.6 shows. However, here we are studying the APC. Here we take an example. If income level is equal to 300, then what will be the consumption level? We will put the income level 300 in the consumption equation. So consumption is equal to 40 plus 0.6 into 300, and we will solve it for the consumption for C. So C is equal to 220. Now we are able to solve the APC. APC is equal to C/Y, 220 divided by 300, and our answer is 0.73. ये 0.73 क्या शो कर रहा है? 0.73 की जो है वो रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमारा औस मेलानी सर्फ 0.73 है। इसका मतलब है कि एक कौम का मेलानी सर्फ जो है वो 73% है। एक कौम अपनी आमदनी का कितना हिस्सा कंज्यूम कर देती है? तो एक कौम अपनी आमदनी का या एक फर्द अपनी आमदनी का 73% हिस्सा जो है वो कंज्यूम कर देता है, गोया के 27%, बाकी बचने वाला 27% हिस्सा सेव कर लेता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर APC के फार्मूले को सॉल्व कर लिया था। तो इसमें के नतीजे में भी APC इज इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाय Y प्लस C, तो इसमें भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? वो 0.73 ही आ रहा है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, इज APC ऑफ रिच पीपल हाई एज कंपेयर टू द पुअर पीपल? क्या अमीरों का मेलानी सर्फ गरीबों की निस्बत
ज्यादा होता है? मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये सवाल पूछती हूँ और अक्सर का जवाब होता है यस, कि अमीरों का मेलानी सर्फ जो है वो गरीबों की निस्बत ज्यादा होता है। क्योंकि आप बच्चों दर हकीकत में जो है वो एब्सोल्यूट कंजम्पशन लेवल को देख रहे होते हैं, हालांकि यहाँ जो एपीसी है ऑस मेलानी सर्फ खर्च करने के रुझान को, खर्च करने की जो टेंडेंसी है उसको शो कर रहा है। तो आप ये देखिए कि जो पुअर पीपल्स हैं वो अपनी सारी की सारी आमदनी जो है वो खर्च कर देते हैं, यदि उनका जो कंजम्पशन लेवल है या ऑस मेलानी सर्फ है, खर्च करने का रुझान है वो 100% होता है। जबकि जो रिच पीपल है उनकी आमदनी खा कितनी ही ज्यादा हो, उनका खर्च खा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन उनका खर्च ज्यादा होने के बावजूद वो अपनी आमदनी सारी की सारी खर्च नहीं करते बल्कि कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं। तो अगरचे उनका खर्च जो है वो पुअर पीपल्स की निस्बत जो है वो कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ हम जो है खर्च को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम, तो उनका जो खर्च है उनकी आमदनी की निस्बत जो है वो कम होता है, इसलिए उनका मेलानी सर्फ गरीबों की निस्बत जो है वो कम होता है। Now the next important concept is marginal propensity to consume, MPC, मुख्ततिम मेलानी सर्फ। Marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption to change in income. मुख्ततिम मेलानी सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली का तनासुब है। यानी एक फर्द या एक कौम जब उसकी आमदनी तब्दील होती है तो उस तब्दील शुदा आमदनी का कितना हिस्सा सर्फ या कंजम्पशन की नजर कर देता है। आमदनी के तब्दील होने से, बढ़ने या कम हो जाने से सर्फ यानी कंजम्पशन जो है वो किस कदर कम और ज्यादा होती है, इसको एमपीसी से मेजर किया जाता है। एमपीसी इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तफाउल सर्फ का झुकाव एमपीसी के बराबर होता है। एमपीसी इज द डेरिवेटिव ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। तफाउल सर्फ का तफरकी सर एमपीसी के बराबर होता है। ये वो कंसेप्ट हैं जिनकी यकीनन मैथ में हमने बहुत प्रैक्टिस की है, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसकी मार्जिनल वैल्यू के बराबर होता है। जैसे टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिन कॉस्ट कहलाता है। इसी तरह कंजम्पशन फंक्शन का ये डेरिवेटिव अगर लिया जाएगा तो वो उसकी मार्जिनल वैल्यू यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर होगा। डेरिवेटिव और स्लोप जो हैं वो बहुत हद तक एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। मैथ में भी हमने यही देखा कि जब भी हम किसी कर्व की स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसका वहां डेरिवेटिव लेते हैं। मुख्ततिम मेलानी सर्फ का फार्मूला सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। हियर डेल्टा represents the change, डेल्टा सी सर्फ में तब्दीली, डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली। Now here we take an example. C is equal to 40 plus 0.6y. Here we take the two income level, 300 and the 400. At first stage the income level is equal to 300 and the next stage the income level has increased to 100 unit and now it is 400. If the income level is equal to 300, then what will be the consumption level? We will put this income level 300 in the consumption equation and we will solve for the consumption. Now consumption is equal to 220 and if the income level is equal to 400, then the consumption level is equal to 280. Now we will apply these values in the consumption in the formula of the marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume, delta C means the change in consumption, सर्फ में तब्दीली. How much the consumption has changed? Consumption has changed from 220 to 280. So consumption level has increased from 222 to 280. There is an increase of 60 units. And what is the change in the income? Income level has increased from 300 to 400. So there is an increase of 100 unit in the income. Now we will divide the change in consumption, which is 60 unit, by the change in income, which is the 100 unit, and our result is 0.6, which shows what is interpretation of the marginal propensity to consume, which is equal to 0.6. 0.6 shows that if the income
of a nation or of a person changed, then how much his consumption will change? His consumption will change to the 60%. अगर एक कौम की इनकम जो है वो बदल जाती है तो उस तब्दील शुदा इनकम का, तब्दील शुदा आमदनी का जो है वो 60% हिस्सा जो है वो कंज्यूम करेगा। गोया 100% जो है वो तब्दील शुदा इनकम जो है वो खर्च नहीं की जाती। जैसे यहाँ इनकम में 100 का इजाफा हुआ तो ये 100 सारे के सारे यूनिट जो है वो कंज्यूम नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस 100 का 60% यानी 60 यूनिट जो हैं वो कंज्यूम किए जाएंगे, बल्कि जो 40 यूनिट्स हैं वो सेव कर लिए जाएंगे। एमपीसी को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। हियर वी कैलकुलेट द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बाय कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन बैक टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम। और आपने सारे डेरिवेटिव्स तो बहुत ज्यादा किए हैं और ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है और हमारा जो है वो डेरिवेटिव है 0.6 और उसकी सेम वही इंटरप्रिटेशन है। Here is a mathematical proof of MPC. MPC is equal to delta C over delta Y. MPC सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली के बराबर होता है। हम इस फार्मूले को जहां प्रूफ करने जा रहे हैं। कंजम्पशन इक्वेशन इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C नॉट प्लस CY। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जैसे कि हम जानते हैं कि कंजम्पशन आमदनी पर डिपेंड करती है, चुनांचे अगर हम यहाँ अपनी राइट साइड पर कंजम्पशन में कोई तब्दीली मुतारिफ करवाएं, यानी y के साथ कोई तब्दीली डेल्टा y इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट साइड पर हमारी कंजम्पशन है इट आल्सो चेंज और c के साथ में जो है वो ऑटोमेटिकली डेल्टा c जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करती है। अगर इनकम में आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। So adding delta y in y and delta c in c, we get c plus delta c is equal to c naught plus c into y plus delta y। हम इस इक्वेशन को जो है वो c को इसके मेंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। c plus delta c is equal to c naught plus c y plus c delta y। ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को जो इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो हमारे सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में जो 3 मेंबर्स हैं वो कॉमन है, C नॉट और CY। ये 3 जो मेंबर्स हैं ये आपस में जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और जो मेंबर्स हमारे पास बचेंगे वो हैं डेल्टा C इज इक्वल टू C डेल्टा Y। इसको अगर आप स्मॉल c के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास रिजल्ट होगा C इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। हियर C एज रिप्रेजेंट्स द MPC, तो गोया साबित हुआ कि MPC जो है वो बराबर होती है हमेशा डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। कंजम्पशन में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली के तनासुब के बराबर होती है। यूं इसके फार्मूले का ये मैथमेटिकल प्रूफ है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ एक गोशवारा है शेड्यूल जो कि आमदनी, कंजम्पशन, सेविंग में रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ एपीसी और एपीएस, एमपीसी और एमपीएस भी कैलकुलेट किए गए हैं और इनके दरमियान भी जो है वो रिलेशनशिप को एनालिसिस किया जाएगा। फर्स्ट कॉलम इनकम को शो कर रहा है। इनकम की जो हमने मुख्तलिफ किस्म के जो मयार हैं वो फर्ज किए हैं, जैसे 0, 50, 100, 150। और इसी तरह जो है कंजम्पशन सेकंड कॉलम जो है वो कंजम्पशन का है, थर्ड वन जो है वो सेविंग का है। अगर हमारा इनकम लेवल जो है वो 0 हो तो हमारी कंजम्पशन आप देख रहे हैं 0 नहीं है, कंजम्पशन है हमारी 40, क्योंकि अगर एक फर्द की या कौम की आमदनी 0 भी हो जाए तो उसका खर्च 0 नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जो है वो जरूर कंज्यूम करती है, क्योंकि हर कौम या हर फर्द जो है वो सरवाइव करना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है। तो चुनांचे हमारा यहाँ खर्च है 40। ये जो 40 है जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर मौजूद है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन खुद इख्तियार सर्फ को भी जाहिर कर रहा है। आमदनी 0 से बढ़कर जो है वो 50 हो जाती है तो उसका खर्च भी जो है वो 40 से बढ़कर जो है वो 70 हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इनकम की निस्बत जो है कंजम्पशन ज्यादा है। ये वो सिचुएशन है जो कि आमतौर पर जो है पुअर पीपल्स के साथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी आमदनी की निस्बत उनका खर्च ज्यादा होता है।
आमदनी का मेयार 50 यहाँ ये जाहिर कर रहा है कि आमदनी का मेयार इतना कम है कि उसकी सारी की सारी बुनियादी ज़रूरतें जिंदगी पूरी नहीं हो रही और उसको कुछ डिस सेविंग करनी पड़ रही है, यानी या तो लोन देना पड़ रहा है या कि पुरानी बचतों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे कि सेविंग यहाँ आकर क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, गोया कि वो डिस सेविंग कर रहा है। यहाँ आपको बच्चों ये भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ जो मेलानी सर्फ है वो गरीबों का मेलानी सर्फ जो है वो ज्यादा है। फिर अगर इनकम मजीद बढ़कर 100 हो जाती है तो यहाँ जो 100 जो है वो यूनिक इनकम लेवल है कि जहाँ कंजम्पशन भी जो है वो एग्जैक्ट 100 ही है। गोया यहाँ एक फर्द जितनी इनकम अर्न करता है ठीक उतनी ही कंज्यूम कर देता है। अब इसके बाद अगर उसका इनकम लेवल मजीद बढ़ता चला जाता है, जैसे 100 से 150, 200, 250 हो जाता है, तो उसका कंजम्पशन लेवल यकीनन बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितनी की आमदनी बढ़ रही है। जैसे कि आमदनी 100 से बढ़कर 150 हो गई तो कंजम्पशन लेवल बढ़ा तो है लेकिन सिर्फ 30 का इजाफा हुआ, 100 से बढ़कर 130। इसी तरह इनकम लेवल जो है 150 से बढ़कर 200 हो गया, 50 यूनिट का इजाफा हुआ, लेकिन कंजम्पशन लेवल में जो है वो 50 का इजाफा नहीं हुआ बल्कि ये 130 से बढ़कर जो है वो 160 हुई है, यानी कि कम इजाफा हो रहा है। कंजम्पशन आमदनी के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन उस रेशियो के साथ जो है वो नहीं बढ़ रही बल्कि कम जो है वो रेशियो के साथ बढ़ती है। थर्ड कॉलम हमारा सेविंग का है। सेविंग जो है वो डिफरेंस है इनकम और कंजम्पशन का। सेविंग का फार्मूला है सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी। चुनाचे हम अगर इनकम के कॉलम में से जो है वो कंजम्पशन का कॉलम माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग का कॉलम हासिल होगा। अब देखिए शुरू में उसकी कंजम्पशन जो है वो नेगेटिव है और फिर जब उसकी इनकम और कंजम्पशन जो है वो बराबर हो जाती है तो वहां सेविंग 0 हो जाती है और फिर जैसे जैसे इनकम के बढ़ने पर वो कंज्यूम तो निस्बतन कम कर रहा है तो हमारा सेविंग का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फोर्थ कॉलम हमारा जो है वो एपीसी का है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फार्मूला है C/Y। यहाँ जो है वो C/Y जो है वो कैलकुलेट यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट किया गया है। फर्स्ट वन जो है 70 को हमने जो है वो 50 पर डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट है 1.4। तो इसका मतलब है कि हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1 से ज्यादा है। 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा कि कंजम्पशन और इनकम जो है वो बराबर है। जितना उसने जो है वो कंज्यूम किया ठीक उतना ही, जितना उसने अर्न किया ठीक उतना ही उसने कंज्यूम कर दिया। लेकिन अगर एपीसी 1 से भी ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि एक फर्द अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। फिर जैसे जैसे जो है उसकी इनकम बढ़ती चली जा रही है तो हम देखते हैं कि एपीसी मुसलसल कम होता चला जा रहा है कि एक फर्द और कौम की आमदनी के बढ़ने के साथ साथ उसके खर्च करने की टेंडेंसी पहले की निस्बत कम हो रही है। हमने इसमें एपीएस और एमपीएस भी कैलकुलेट किए, इंशाल्लाह उसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं, इट इज डेल्टा वाई और डेल्टा सी। हमने यहाँ आमदनी में तब्दीली और खर्च में तब्दीली दो सेक्शन जो है वो यहाँ हमने दो कॉलम जो है वो हमने यहाँ ड्राइव किए हैं। फर्स्ट कॉलम डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली को शो कर रहा है। पहले जो है हमने आमदनी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि इससे पहले आमदनी का मयार क्या था। अब इसमें देखिए कि आमदनी जो है हमने अगर आमदनी में तब्दीली को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा जो है वो आमदनी के नए मयार में से उसका पहले वाला मयार जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे 50 में से 0 को माइनस किया तो 50, फिर आमदनी जो है वो बढ़कर 100 हो गई तो 100 में से पिछला मयार 50 को माइनस किया तो हमारा रिजल्ट अगेन है 50। इस तरह जो है वो आमदनी में तब्दीली को कैलकुलेट किया जा सकता है। कंजम्पशन में तब्दीली को कैलकुलेट करने के लिए भी सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हम हर नए कंजम्पशन लेवल में से पुराना कंजम्पशन लेवल जो है वो माइनस कर देंगे तो इस तरह जो है हमें ये कॉलम जो है वो हासिल होगा। जैसे 70 में से 40 माइनस किए, 100 में से 70 और 130 में से 100। मुसलसल हमारे इनकम में आने वाली चेंज जो है वो 30 है। इसी तरह हम जो है इन दोनों की मदद से डेल्टा सी और डेल्टा वाई की मदद से जो है वो एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीसी यानी डेल्टा सी को डेल्टा वाई पर कैलकुलेट करके, और ये मुसलसल जो है 0.6 है, जिसका मतलब है कि कौम या वो फर्द जो है वो अपनी आमदनी का 60% हिस्सा, चेंज इनकम का 60% हिस्सा जो है वो कंज्यूम कर रहा है। Here is a figure which shows the relationship between consumption and income. On y-axis we measure the consumption and on x-axis we measure the income level. Here is a line which has been drawn at the angle of the 45.
दिस लाइन इज कॉल्ड हाफ लाइन, खत तनसीफ। इसे खत तनसीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सिस को जो है वो एग्जैक्ट दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देती है। एंड दिस लाइन आल्सो रिप्रेजेंट्स द इनकम लेवल एंड एट ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन द कंजम्पशन लेवल इज जस्ट एग्जैक्ट इक्वल टू द इनकम लेवल। इस खत तनसीफ के हर नुक्ते पर जो है हमारा खर्च हमारी आमदनी के बराबर है। This half line is very helpful in analyzing the relationship between consumption and the income. Now here is a curve which shows the consumption level of a nation or of a person. The both curve intersect each other at the point E. पॉइंट E पर जो है वो दोनों खत ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ हमारे कंजम्पशन हमारी इनकम के जो है वो बराबर है। बोथ आर 100। कंजम्पशन लेवल हमारा 100 है और इस पर कौन जो है वो कितना कंज्यूम करे, कौन जो है वो एग्जैक्ट 100 यूनिट ही कंज्यूम कर देती है। चुनाचे ये हमारी कंजम्पशन पॉइंट E पर हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम के बराबर है और यहाँ किसी भी किस्म की कोई सेविंग नहीं हो रही। इससे पहले और उसके बाद क्या सिचुएशन है, अगर हम इनकम लेवल्स 100 से कम वाले लेवल्स की तरफ आए तो हम देखते हैं कि अगर कौम का जो इनकम लेवल है वो 100 से कम हो तो यहाँ हमें कंजम्पशन का जो कर्व है वो इनकम के कर्व से ऊपर दिखाई दे रहा है। सो हियर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहाँ कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, गोया कि कौम जो है वो सेव करने के बजाय डिससेव कर रही है, यानी अपनी पुरानी बचतों का इस्तेमाल कर रही है या कि कर्जा ले रही है, क्योंकि कंजम्पशन का कर्व हमें जो है वो इनकम के कर्व से जो है वो बुलंद है। और अगर हम 100 लेवल इनकम्स के बाद की सिचुएशन देखें तो जैसे जैसे किसी कौम की आमदनी बढ़ती चली जा रही है तो उसकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने का मयार उतना नहीं है। गोया कंजम्पशन इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी आमदनी बढ़ रही है। यही वजह है कि हमारा कंजम्पशन का कर्व जो है वो इनकम के कर्व से नीचे दिखाई दे रहा है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेविंग क्रिएट कर रहा है, बिकॉज हेयर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। चुनांचे यहाँ जो है वो ये सारे के सारा शेडेड एरिया ये शो कर रहा है कि अब कौम या वो फर्द जो है वो सेविंग करने की पोजीशन में आ गया है। अब यहाँ हम जो है एमपीसी और एपीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पॉइंट पर जैसे ई पॉइंट पर जो है अगर हम एपीसी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ हम कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करते हैं। पॉइंट ई पर हमारा कंजम्पशन और इनकम बोथ आर सेम, बोथ आर 100। चौथे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एपीसी को तो ये रिजल्ट आएगा हमारा 1। यहाँ हमारी जो कंजम्पशन है वो 100 के बराबर है और अगर हम उसको जो है वो एरिया की टर्म में देखें तो एरिया कितना है, ओके के बराबर है। चुनाचे ओके जो है वो हमारा कंजम्पशन लेवल है और इसी तरह हमारा जो इनकम लेवल है वो है ओएम। ओके को हम ओएम पर डिवाइड करेंगे तो चूंकि दोनों एरिया जो है वो बिल्कुल बराबर है इसलिए रिजल्ट हमारा आया 1। इसी तरह जो है वो हम यहाँ एमपीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीसी चूंकि ज़ाहिर से मुराद है तब्दीली, तो हमें ज़ाहिर 2 पॉइंट्स चाहिए ताकि उनके दरमियान तब्दीली का अमल देखा जा सके। चुनांचे हम यहाँ पॉइंट ई और जी 2 पॉइंट्स लिए हैं कंजम्पशन कर्व पर और हम ई और जी में तब्दीली देखेंगे कि इसमें जो है वो क्या तब्दीली आई है। तो ई और जी हमारी एक स्लोप है, इस स्लोप को मेजर करने के लिए जो है वो हमें एक ट्राइंगल की जरूरत होगी। चुनांचे हम ई जी को कैलकुलेट करने के लिए उसके गिर्द एक ट्राइंगल बनाते हैं और स्लोप का फार्मूला आपको पता ही है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि स्लोप जिसका मतलब है वितर, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए अमूद को कायदा पर डिवाइड कर देंगे। चुनांचे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये अमूद किसके बराबर है, वो जी एच के बराबर है और बेस किसके बराबर है, इस ट्राइंगल की जो बेस है वो है ई एच। तो हम ई एच को जी एच पर जो है वो डिवाइड करेंगे। जी एच देखें तो वो किसके बराबर है, वो 30 के बराबर है और जो ई एच है वो किसके बराबर है, वो 50 के बराबर है। 30 डिवाइडेड बाय 50 तो हमारे जो एमपीसी है वो 0.6 है। इसी तरह जो है वो हम मुख्तलिफ पॉइंट्स कंजम्पशन की जो है वो पर कंजम्पशन कर्व पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लेकर जो है वो एमपीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हम कंक्लूड करेंगे वो ये कि जो
कंजम्पशन फंक्शन है, आप वो देख रहे हैं, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो ये शो कर रहा है कि इनकम और कंजम्पशन के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंजम्पशन कर्व जो है वो पॉइंट ई से पहले यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले जो है वो इनकम से ऊपर है और उसके बाद जो है वो इनकम से नीचे जो है वो लाई करता है, जिसका मतलब है कि जितनी आमदनी में तब्दीली आती है, कंजम्पशन में आने वाली तब्दीली उसकी निस्बत कम ठहरती है। Our next topic is Keynes psychological law of consumption. Keynes का नफ्सियाती कानून सर्फ। It is very important topic और इसमें जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो इंसानी हकीकत का जो है वो जिक्र किया गया है। Keynes psychological law of consumption is the average tendency on the part of the people is that whenever the income of people increase, they increase the consumption but not as much as their income increase. इंसानों का औसतन तर्ज अमल ये है कि जब उनकी आमदनी में इजाफा होता है तो वो अपने सर्फ को बढ़ाते हैं, लेकिन वो सर्फ को इतना नहीं बढ़ाते जितनी उनकी आमदनी बढ़ती है। इसका मतलब है कि जब एक फर्द या एक कौम की आमदनी बढ़ती है तो यकीनन वो अपनी उस बढ़ी हुई आमदनी का कुछ हिस्सा सर्फ की नजर जरूर करते हैं, यानी अपने कंजम्पशन लेवल को जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन कंजम्पशन लेवल उतना नहीं बढ़ता जितनी कि उनकी आमदनी बढ़ी हुई होती है। इसी तरह जब एक फर्द की आमदनी कम हो जाती है तो एक फर्द अपनी कंजम्पशन को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने एक मखसूस किस्म के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आदी हो चुका होता है। इसलिए जब एक फर्द की आमदनी में कमी वाक़या होती है तो उसकी कंजम्पशन लेवल यकीनन कम तो होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता जितनी कि उसकी आमदनी में कमी वाक़या होती है। गोया इजाफा हो या कमी, अगर एक फर्द की आमदनी में 100% चेंज जाहिर होती है तो उसकी कंजम्पशन जो है वो 100% चेंज नहीं होती, 100 से कम जो है वो चेंज होती है। Here are some main points of this law. नफ्सियाती कानून में सर्फ की नुमाया खसूसियात क्या हैं? The first one is consumption entirely depends on income. सर्फ का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ आमदनी पर है। Consumption is a function of income. In fact, there are many determinants of the consumption. For example, age. For example, the consumption pattern in the previous period, fashion, trends. गोया कि बहुत से सर्फ के मुयनात हैं जिसमें जाहिर है कि सार्फ की आमदनी, सार्फ की जो है वो उम्र, सार्फ की जो है वो पसंद नापसंद, इसके अलावा पिछली जो है वो पीरियड्स में उसका जो कंजम्पशन लेवल रहा, ये सब के सब जो है वो कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हमने कंजम्पशन का सिर्फ एक ही जो है वो डिटर्मिनेंट लिया है और वो है इनकम, और बाकी सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया। गोया आमदनी यकीनन कंजम्पशन का एक डिटर्मिनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, लेकिन हमने सिर्फ इसी को शामिल किया और बाकियों को इसमें शामिल नहीं किया। The second important point is that the relationship between the consumption and the income is such a relationship which shows the increasing function. If the income level increase, automatically the consumption will increase and the decreasing income will leads to the decreased consumption. कोई एक तकसीरी तफाउल है, सर्फ और आमदनी में जो तब्दीली की सिमत है वो एक ही है। बढ़ती हुई आमदनी कंजम्पशन को ज्यादा कर देगी और कम होती हुई आमदनी कंजम्पशन लेवल को कम कर देगी। कंजम्पशन और इनकम में पाया जाने वाला ये रिलेशनशिप जो है ये एक नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इनकम में जिस प्रोपोर्शन से तब्दीली आएगी कंजम्पशन में उसी प्रोपोर्शन से तब्दीली नहीं आएगी। कंजम्पशन जो है अगर बढ़कर 100% हो जाएगी तो कंजम्पशन हो सकता है कि सिर्फ 60 और 70% उसमें इजाफा हो। गोया तब्दीली की सिमत तो एक ही है, लेकिन जो तब्दीली का प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है। फिर ये एक अरसा कलील का मॉडल है, शॉर्ट रन पीरियड है, और हो सकता है कि लॉन्ग रन में ये इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाला रिलेशनशिप, यानी कि दोनों के दरमियान एक इंक्रीजिंग और नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है। हो सकता है लॉन्ग रन में ये एग्जिस्ट ना करे, लॉन्ग रन में भी जो है वो कंजप्शन और इनकम जो है वापस में उनमें तब्दीली बराबर ही हो। फिर ये कि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सेविंग में इजाफे को जन्म देता है। देयर इज इंक्रीज इन सेविंग।
क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन बढ़ती तो है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। तो इसके नतीजे में सेविंग जो है वो जनरेट होती है, और सेविंग लेवल आमदनी के बढ़ने के साथ साथ सेविंग लेवल बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ता है, क्योंकि कौम अपनी सारी की सारी आमदनी कंज्यूम नहीं कर रही होती। आमदनी के बढ़ने से एमपीसी और एपीसी गिरते हैं। एक अहम पॉइंट है कि जैसे जैसे किसी फर्द की आमदनी बढ़ती चली जाएगी तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों गिरने का रुझान रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक फर्द की आमदनी बढ़ती है उसकी बुनियादी ज़रूरतें जिंदगी पूरी होने लग जाती हैं, और वो अपनी आमदनी बढ़ती हुई आमदनी का ज्यादा हिस्सा जो है वो कंज्यूम करने की बजाय उसको सेव करने लग जाता है, ताकि उससे अपने मुस्तकबिल को ज्यादा बेहतर बना सके। इसलिए हर बढ़ती हुई आमदनी पर जो कंजम्पशन लेवल है यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, खर्च करने का जो रुझान है, खा वो एवरेज हो या मार्जिनल, वो दोनों जो है वो गिरने लगते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोई शक नहीं कि आमदनी के बढ़ने से एमपीसी भी गिरता है और एपीसी भी गिरता है, लेकिन एमपीसी के गिरने की रफ्तार एपीसी के गिरने की रफ्तार से ज्यादा तेज होती है। गोया बढ़ती हुई आमदनी पर एमपीसी जो है वो एपीसी से मुसलसल जो है वो कम रहता है। और ये सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की उसको समराइज किया गया इस लास्ट पॉइंट में, और ये लास्ट पॉइंट दर हकीकत में जो है पूरे के पूरे जो है वो नजरिए जो सर्फ है केन्स का दिया हुआ ये नफ्सियाती कानूनी सर्फ है, इसकी नुमाइंदगी करता है। और वो लास्ट पॉइंट ये है कि एमपीसी हमेशा 0 से ज्यादा होता है, लेकिन वो 1 से यानी 1 से हमेशा कम होता है। 0 से ये ज्यादा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि एमपीसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आमदनी में इजाफे से जो है वो खर्च में कितना इजाफा होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एमपीसी जो है वो 0 हो जाए, यानी एक फर्द या कौम की आमदनी बढ़े और उस बढ़ी हुई आमदनी का कुछ भी हिस्सा जो है वो कंज्यूम ना करे। ऐसा भी नहीं होता, ये भी फितरत के खिलाफ है। चुनाचे एमपीसी हमेशा जो है वो 0 से ज्यादा होता है। एक फर्द की आमदनी अगर बढ़ती है तो वो लाजमन उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंजप्शन में बढ़ा देता है, और इसी तरह अगर एक फर्द की आमदनी कम होती है तो वो उसका लाजमी कुछ हिस्सा जो है कंजप्शन में कम कर देता है। ये एक इंसान की नफ्सियाती कैफियत भी है। लेकिन एमपीसी जो है वो 1 से जो है वो कम होता है। वह एमपीसी 1 के बराबर कब होगा? जब एक फर्द अपनी तब्दील शुदा आमदनी का सारा हिस्सा जो है वो कंजप्शन की नजर करते, यानी अगर जितनी उसकी आमदनी बढ़ी है वो सारी की सारी जो है वो कंज्यूम कर दे, या जितनी उसकी आमदनी कम हुई है ठीक उतनी ही जो है वो अपना कंजप्शन लेवल भी कम कर ले, और जितनी आमदनी बढ़ी है ठीक अपना कंजप्शन लेवल भी उतना बढ़ा ले, तब एमपीसी जो है वो 1 के बराबर होता है। लेकिन हमने पीछे यही एनालिसिस किया कि ऐसा नहीं है। एक इंसान की जो है वो कंजम्पशन से जो है वो रिलेटेड जो एक औसतन तर्ज अमल है वो यही है कि जैसे एक फर्द की या कौम की आमदनी बढ़ती है उसका कंजम्पशन लेवल उतना नहीं बढ़ता, नतीजतन एमपीसी जो है वो लेस देन 1 होता है। चुनांचे ये जो लास्ट पॉइंट है ये पूरे के पूरे जो है नफ्सियाती कानूनी सर्फ को नुमाइंदगी कर रहा है। Here are some assumptions of law। इस कानून के कुछ मफरूजात ये कहें, अगर ये मफरूजात और असम्पशंस जो है वो फुलफिल होंगी तो हमारा कानून सही साबित होगा, यानी कि आमदनी के ज्यादा हो जाने पर जो है वो खर्च हमारा उतना ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ेगा। अगर ये असम्पशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं होती तो हमारा जो लॉ है वो ठीक नहीं होगा, उन कंजम्पशन और इनकम के दरमियान ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। द फर्स्ट वन, शॉर्ट रन मॉडल। हमारा ये जो मॉडल है वो अरसे कलील का जो है वो मॉडल है। वैसे भी केन्स का कहना है कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, और अरसे तवील में हो सकता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट ना करे। एंड नेक्स्ट असम्पशन इज दैट इट इज अ स्टैटिक मॉडल, यानी कि ये डायनामिक मॉडल नहीं है बल्कि एक स्टैटिक मॉडल है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो कि कंजम्पशन को अफेक्ट कर सकते हैं वो तब्दील नहीं होते, जैसे फैशन, साफिन की पसंद नापसंद, रस्म रिवाज, तकसीम दौलत, ये सब के सब जो है वो चेंज नहीं होते। ये चूंकि चेंज नहीं होते इसलिए हमारा मॉडल जो है वो स्टैटिक है, डायनामिक वन नहीं है। अगर हालांकि ये सारे के सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत तेजी के साथ जो है वो तब्दील होते हैं, और ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल्स कंजम्पशन और इनकम में जो है इस रिलेशनशिप की
जो एग्जिस्टेंस है वो उसी वक्त पॉसिबल है जबकि कंजम्पशन के ये डिटर्मिनेंट, कंजम्पशन को मुयन करने वाले ये जो फैक्टर्स हैं ये तब्दील ना हो। थर्ड जो है वो असम्पशन है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो है वो सरमायादाराना मईशत है, जिसका मतलब है कि यहाँ आम फर्द को जो है वो मुकम्मल तौर पर माशी आज़ादी हासिल है और वो अपने जो है वो मलकियत में बहुत सारे जो है वो पैदावारी अवामिल अपने पास रख सकता है। हुकूमत जो है वो बहुत कम जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। ज्यादातर उसके पास दो ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक तो जो है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। चुनांचे एक सरमायादाराना मईशत है जहां के प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फोर्थ हमारी असम्पशन है कि नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, यानी देयर आर द नॉर्मल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशंस, क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों का जो है वो आपस में बहुत ही गहरा साथ है। चाहे हर तरह यहाँ नॉर्मल माशी हालात पाए जाते हैं, किसी किस्म की कोई वॉर, किसी किस्म की कोई जो है वो टेररिज्म और ना ही किसी किस्म की जो है वो शदीद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में नहीं पाई जाती, बल्कि ये कानून उसी वक्त जो है वो सही साबित होगा जबकि इकोनॉमी में जो है वो हालात, माशी हालात बिल्कुल नॉर्मल होंगे। Now we will discuss economic implications of Keynes law of consumption. केन्स के नफ्सियाती कानूनी सर्फ के माशी मुस्मिरात यानी माशी अहमियत या माशी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। दी फर्स्ट वन, निगेशन ऑफ सेल्स लॉ। ये कानून से के कानून की नफी करता है। जेबी से ने एक कानून पेश किया जिसको कानूनी मंडियां लॉ ऑफ मार्केट्स कहते हैं। उसके मुताबिक सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, रसद अपनी तलब खुद ही पैदा कर लेती है, जिसका मतलब यह है कि मईशत में कोई चीज भी बिन बिकी पड़ी नहीं रहती। उसके मुताबिक अगर एक तरफ अशिया खिदमात पैदा होती है तो दूसरी तरफ उन अशिया खिदमात को पैदा करने को खरीदने के लिए जो है वो इनकम भी जनरेट होती है। सेल्स लॉ में इंशाल्लाह अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। तो उसके मुताबिक मईशत में बेश पैदावारियत बिल्कुल नहीं हो सकती, ओवर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी सप्लाई होती है ठीक उतनी ही डिमांड इकोनॉमी में मौजूद होती है। लेकिन ये कानून केन्स का नफ्सियाती कानून सर्फ जो है वो से के इस कानून की जो है वो नफी करता है, क्योंकि केन्स के इस कानून के मुताबिक एमपीसी इकाई से कम होता है। एमपीसी इज लेस देन 1, इसका मतलब है जितनी इनकम जनरेट होती है उतना सर्फ नहीं किया जाता। जाहिर है जितनी इनकम जनरेट हुई है ठीक उतनी ही जो है वो उतनी ही मालियत की अशिया खिदमात इकोनॉमी में पैदा हुई हैं, लेकिन हमारी कंजम्पशन जो है वो उस इनकम से जो है वो कम होती है, जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें सारी की सारी अशिया खिदमात नहीं खरीदी जाती, कुछ चीजें बिन बिकी पड़ी रह जाती हैं, इकोनॉमी बेश पैदावारियत या ओवर प्रोडक्शन का जो है वो शिकार हो जाती है। इस तरह ये कानून से के कानून की नफी करता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट नहीं करती, मुकम्मल तौर पे खुद क्रिएट नहीं करती। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इसकी इम्प्लीकेशन ये है क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी ये कानून जो है वो मजमूई तलब की एक फैसलाकुन अहमियत को जो है वो सामने लाता है। चूंकि केन्स के कानून के मुताबिक मुख्ततिम मिलाने सर्फ एमपीसी की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती है, जिससे मईशत में जो है वो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ये रेशियो खिदमात बिन बिकी पड़ी रह जाती हैं। इससे मईशत में जो है वो एक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा हो जाती है। इसलिए केन्स का कहना है कि कंजम्पशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड का सिर्फ एक कंपोनेंट है, एक जुज है, और इसमें कमी की वजह से जाहिर है क्राइसिस पैदा हो सकता है। चुनांचे जरूरत इस बात की है कि सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट वगैरह की मदद से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा किया जाए, जिसकी वजह से अशिया की जो है वो डिमांड बढ़ेगी और इस तरह बिन बिके रहने वाली अशिया खिदमात भी फरोख्त हो जाएगी और हम अनएम्प्लॉयमेंट और जो एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे जो है वो बाहर निकल आएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसकी इम्प्लीकेशन है कि ये द टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल, तिजारती चक्कर के जो मुड़ने के नुकात हैं उसकी वजाहत करता है। आपने देखा है तिजारती चक्कर जो है उसमें हम गर्म बाजारी से जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, सर्द बाजारी की तरफ आ जाते हैं, और सर्द बाजारी से जो है वो हम बहाली में दाखिल होते हुए जो है वो गर्म बाजारी में दाखिल हो जाते हैं। यानी हम बूम से जो है वो डिप्रेशन की तरफ और डिप्रेशन से इसी तरह जो है वो बूम की तरफ जो है वो चलते हैं। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आता है इसके पीछे क्या वजह होती है? इसके पीछे जो है वो दरहकीकत में केन्स का यही नफ्सियाती कानूनी सर्फ है,
क्योंकि जब हम प्रॉस्पेरिटी में होते हैं, बहुत ही खुशहाली में होते हैं, तो उस वक्त जो है जिस हद तक हमारी आमदनियां बढ़ रही होती है, हमारा कंजम्पशन लेवल उतना नहीं बढ़ता। नतीजे से चीजें बिन बिकी पड़ी रह जाती हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई नहीं करती हैं। इन्वेस्टमेंट लेवल गिरता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, लोगों की इनकम्स भी कम हो जाती हैं और इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ जो है वो नीचे को आने लगती है। इस तरह हम प्रॉस्पेरिटी से जो है वो हम रिसेशन में दाखिल हो जाते हैं और बिलाखिर हम मुकम्मल डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसी तरह जो है जो शदीद किस्म की जो डिप्रेशन की सिचुएशन है, सर्द बाजारी की कैफियत है, ये भी जो है पॉइंट कैसे खत्म हो जाता है और कैसे जो है वो तजारती चक्कर जो है वो ऊपर की तरफ रुख करता है। गोया कि हम जो है वो रिवाइवल में दाखिल हो जाते हैं, रिकवरी में दाखिल हो जाते हैं और ऐसा ऐसा जो है वो हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि इंतहाई शदीद जो है वो डिप्रेशन में जबकि लोगों की आमदनियां बहुत कम हो रही होती हैं तो हमारा खर्च उतना कम नहीं होता, बिकॉज MPC इज लेस देन 1। हमारा खर्च उतना कम नहीं होता, तो जितनी आमदनी कम होती है खर्च उतना चूंकि कम नहीं होता, डिमांड जो है वो एग्जिस्ट करती है और ऐसे ऐसा सारी की सारी चीजें जो कि पैदा की गई होती हैं सबकी सब डिमांड कर ली जाती हैं और डिमांड तब भी एग्जिस्ट करती है। लोग जो है वो डीप सेविंग के जरिए अपनी पुरानी बचतों को इस्तेमाल करके या किसी तरह भी कर्जा लेके जो है वो अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं। नतीजतन जो है जब डिमांड एग्जिस्ट करती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट की जाती है और इकोनॉमी जो है वो ऐसा ऐसा बहाल होने लगती है। चुनांचे तजारती चक्कर के जो है वो प्रॉस्पेरिटी में भी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जो है वो मुड़ने की जो वजह है वो MPC का लेस देन 1 होना है। फिर इसके अलावा जो है वो एक और इम्प्लीकेशन है जायद बचतों वाली मईशत। MPC के अकाई से कम होने की बुनियाद पर हम ये भी जो है वो नतीजा कंक्लूड कर सकते हैं कि आमदनियों में इजाफे के साथ साथ जो है वो सेविंग में इजाफा होता जाएगा, जिसके नतीजे में जायद बचतों वाली मईशत जो है वो सामने आएगी और ऐसी मईशत का में जो है वो हमें स्टैग्नेशन के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। इस किस्म की स्टैग्नेशन यानी इस किस्म के जमूद से बचने की खातिर जो है बचतों में मुसलसल जो है वो बचतों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बचतों के जरिए जो है वो मुसलसल सरमायाकारी की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बचतों को जो है वो दफीनों की शक्ल में अपने पास रख लेंगे तो ये हमें जो है वो स्टैग्नेशन यानी बहुत ही बड़े जमूद की तरफ जो है वो ले चलेंगे। एंड द लास्ट इम्प्लीकेशन इज इनकम प्रोपेगेशन। हम देखते हैं कि MPC के 1 से कम होने की वजह से जो है ये इसी बेस पर जो है वो केन्स ने एक कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया जो कि जारिब कहलाता है। आमदनी में एक कौम जब सरमायाकारी करती है तो सरमायाकारी की वजह से जो है वो कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमारा खर्च जो है वो दूसरों की आमदनी है। जब हम खर्च करते हैं तो दूसरे अफराद को जो है वो आमदनी हासिल होती है और बिल्कुल इसी तरह इब्तदाई तौर पर की जाने वाली जो सरमायाकारी है वो पानी में फेंकी गए जो है वो पत्थर की मानित होती है जिसकी लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है एक जो है वो इब्तदाई सरमायाकारी जो है वो बहुत सारी जो है वो सरमायाकारी को जन्म देती है, कई मरहलों पर जो है वो आमदनी में जो है वो इजाफा करती है और नतीजतन इब्तदाई सरमायाकारी में होने वाले इजाफे की निस्बत कौमी आमदनी में होने वाला जो इजाफा है वो कई गुना ज्यादा होता है। इस तस्वुर को हम जारिब कहते हैं और जारिब का इन्हिसार जो है वो मुख्तति मिलाने सर्फ पर होता है। मुख्तति मिलाने सर्फ जो है जितना ज्यादा होगा हमारी जो है वो जारिब की ताकत भी उतनी ही ज्यादा होगी।